नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग के सेशन में एडिटोरिया वॉल्यूम 1 बिहार दुर्गा प्रीलिम्स को देखने जा रहे हैं, जिसमें कुल 15 मॉडल सेट दिए गए हैं। तो आइए आज का सेशन का लास्ट सेशन देखते हैं, सेट नंबर 15 देखते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ये दोस्तों ये असम की सत्रिया जो है ये शास्त्रीय नृत्य शैली है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये असम की है। और इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात करें तो ये भारत में सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य दोस्तों बात करती है भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम है। और दोस्तों बात करती है कहाँ का ये तमिलनाडु का ये है, तमिलनाडु, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था दोस्तों, ये कहाँ पर स्थापित किया गया था इसके बारे में चर्चा की जा रही थी। ये सिंदरी में स्थापित किया गया था। और बात करें इसकी स्थापना की दोस्तों, तो ये जो है इसकी स्थापना 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? तो अगर समस्थानिक की बात कर ली जाए तो समस्थानिक दोस्तों वो होते हैं जिनके दोस्तों परमाणु क्रमांक समान होती है, किंतु दोस्तों इसकी जो परमाणु द्रव्यमान जो होती है वो दोस्तों वो भिन्न होती है। इसको ध्यान रखिएगा, समान परमाणु क्रमांक और भिन्न परमाणु द्रव्यमान इसके होते हैं। और तो बात कर लें तो समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो तो इसमें भिन्न होती है। एग्जाम्पल में ले लीजिएगा, अगर एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे हाइड्रोजन का दोस्तों, इसके परमाणु क्रमांक दोस्तों बात करें तो एक मान सकते हैं, और इसका भी दोस्तों एक मान सकते हैं। और फिर दोस्तों अगर इसका भी ले लें एक, इसका दो भी मान सकते हैं। और दोस्तों बात करें इसका परमाणु क्रमांक के एक, बाद बाकी द्रव्यमान संख्या दोस्तों 3 मान सकते। इस प्रकार से दोस्तों समझ सकते हैं आप। बाद बाकी आप इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आते हैं, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, देखिए, उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग हो, दोस्तों बात सही है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग होती है। दोस्तों ये पहला विकल्प सही है। दूसरा है उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, दोस्तों ये गलत है। इसको दोस्तों परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए दोस्तों, परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या समान नहीं होना चाहिए। गलत। अगला उत्तर है उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या दोस्तों अलग अलग हो, ये भी गलत है। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है उस तत्व के वे परमाणु जिनकी दोस्तों परमाणु क्या हो, समान हो, दोस्तों ये सही है। तो ए और डी दोस्तों सही है। अब बाद बाकी दोस्तों और सब गलत है, इसका ए और डी हो जाएगा, ए एंड डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ दिया गया नहीं है तो इसको बना लीजिएगा, ए और डी दोस्तों ये दोनों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? दोस्तों अगर बात करें ये जो है ये गुरु अंगद के द्वारा, ये गुरु अंगद देव के द्वारा ये शुरू की गई थी, इसको ध्यान रखिए। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर गुरुमुखी लिपि की बात करें तो इसकी शुरुआत दोस्तों गुरु अंगद देव ने, जो दोस्तों सिख के दूसरे गुरु के द्वारा किया गया था। और गुरु अर्जुन देव ने दोस्तों ये आदि ग्रंथ की रचना की थी। और सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह हुए। और गुरु गोविंद सिंह को अपने सच्चा पातशाह कहा गया था। और गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का ये कार्य करेगी। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्न वक्तव्यों में से विचार कर सही उत्तर का पहचान कीजिए। पहला है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं। उसका दूसरा ऑप्शन है, हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में ही स्थित है। तो दोस्तों ये जो है ये और आर, ये दोस्तों ये दोनों को दोनों दोस्तों ये सही है, परंतु दोस्तों ये आर जो है ये एक ही पुष्टि करता है, तो इसका ए ही हो जाएगा आंसर इसका। अगला प्रश्न है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? ये जो है ये तो कम से कम ये इसमें 4 राज्यों में ये मान्यता जरूरी होना चाहिए, इसका प्रमुख पॉइंट है। और तो बात करें राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के लिए निम्नलिखित शर्तें भी दोस्तों होना चाहिए। अगर पहले बात करें तो यदि वह लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनावों में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है, तथा उसके साथ वह किसी भी राज्य या राज्यों में लोकसभा के 4 सीट ये प्राप्त करता है। पहला दोस्तों इसका ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन की बात करें तो कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करता है यदि वह लोकसभा में 2% सीट लाता है, तथा ये सदस्य 3 राज्यों में भी चुने जाते हैं। और दोस्तों तीसरा कंडीशन की बात करें तो यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में ये मान्यता प्राप्त हो कम से कम। ये दोस्तों ये 3 कंडीशन इसको ध्यान रख लीजिएगा।
आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम शाकाहारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। दोस्तों बात की जा रही है प्रथम शाकाहारी ये प्रथम शाकाहारी आंदोलन की दोस्तों बात की जा रही है। तो ये जो है ये कृषि दोस्तों ये आरंभ हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। और भारत में पहली सहकारी आंदोलन की शुरुआत कृषि ऋण क्षेत्र से हुई थी। और इस आंदोलन के लिए सरकार ने 1901 में एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। और वर्ष 1903 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा 1904 में की दोस्तों बात करें तो 1904 में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित कर दिया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। तो 1904 में कर दिया गया था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्मो बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है। दोस्तों बात की जाए निम्मो बाजगो बांध की दोस्तों बात की जा रही है, ये सिंधु नदी पर ये स्थित, इसको ध्यान रखिएगा। और निम्मो बाजगो नामक बांध सिंधु नदी पर स्थित है। यह बांध दोस्तों लद्दाख के लेह में स्थित है, लद्दाख के लेह में ये स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या तात्पर्य होती है। दोस्तों बात करिए है ये मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि करती है। और इसकी प्रमुख दोस्तों बात करें किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि का अभिप्राय मुद्रा में गिरावट और उसकी वृद्धि में और उसकी वस्तु की मूल्य में वृद्धि होती है। और इस अवस्था को दोस्तों क्या बोलते हैं, ये मुद्रास्फीति बोलते हैं। ये मुद्रास्फीति इसको बोला जाता है, स्फीति। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। तो पहला है दलित मुक्ति मोर्चा, दूसरा है समता सैनिक दल, तीसरा है स्वतंत्र मजदूर संघ, चौथा है रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। दोस्तों ये है पहला जो विकल्प दिया गया है दलित मुक्ति मोर्चा, ये नहीं किया गया, बाद में किए सभी ये किया गया है। अगर इसकी प्रमुख पहलुओं से बात कर ले तो दलित मुक्ति मोर्चा गठन दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं किया गया था, जबकि समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर पार्टी तथा रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया गठन दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों अगर पूछ रही है कि सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, तो ये अगला दोस्तों इसके ऑप्शन क्या होंगे। तो इसकी दोस्तों क्यों होती है, ये केंद्र अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश ये निर्धारित करने के लिए किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, और दोस्तों इसकी प्रमुख पॉइंटों को कुछ बात कर लें तो ये संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार आर्टिकल 280 के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच का करों के शुद्ध आगमों के वितरण के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। आगे बढ़ता प्रश्न है, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है। दोस्तों ओजोन क्षेत्र से तात्पर्य यही दोस्तों है कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई के कम हो जाना, इसका यही तात्पर्य है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। और बात करें दोस्तों ओजोन छेद से और समताप मंडल में ओजोन परत का कम होना और ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो होती है दोस्तों गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी होते हैं। और ओजोन परत के क्षरण की वजह से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश कर पेड़ पौधे तथा जीव जंतु ये काफ़ी प्रभावित कर जाती है। आगे बढ़ते प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 24 अक्टूबर को प्रतिवर्षीय मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र दिवस संघ को 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में दोस्तों इसमें 193 सदस्य इसमें मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। एक तरफ दिया है बाघ आरक्षित क्षेत्र, दूसरा तरफ राज्य दिया गया है। दोस्तों मिलान कर लीजिए। ये जो है ये इंद्रावती की दोस्तों बात की जा रही थी, इंद्रावती कहाँ है। तो ये दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में है, तो ये छत्तीसगढ़ में है, इसको ध्यान दीजिएगा। मिलान कर रहे हैं इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, तो 1 का D हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा। तो दोस्तों बोल रहा है पेरियार कहाँ है, पेरियार दोस्तों ये केरल में है, तो B का 3 हो जाएगा। और सिमलीपाल दोस्तों कहाँ है, तो सिमलीपाल दोस्तों ये उड़ीसा में है, तो ये उड़ीसा इसको मार लीजिएगा। और दोस्तों बांदीपुर कहाँ, ये कर्नाटक में। इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा।
4 3 2 1। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? ये जो है कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? दोस्तों इसमें थोड़ा अगर किसी पहले इसको प्रमुख पॉइंट की बात करें तो किसी तरल पदार्थ के घनत्व की माप दोस्तों हाइड्रोमीटर के द्वारा दोस्तों मापते हैं, हाइड्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। और हाइग्रोमीटर का प्रयोग दोस्तों आर्द्रता के मापन हेतु किया जाता है और ग्रेविमीटर का उपयोग दोस्तों ये गुरुत्वाकर्षण को मापने में किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मापिएगा तो ये हाइग्रोमीटर का दोस्तों ये इसको मार लीजिएगा हाइग्रोमीटर, इसको ऑप्शन सी मार लीजिए। अगला प्रश्न है, बोल रहा कि सूची ए को सूची बी से मिलान कीजिए। तो दिया गया है रेलवे उपकरण, दूसरी तरफ दिया उद्योग दिया गया है, दूसरी तरफ दिया कहाँ अवस्थित है। तो देखिए दोस्तों रेलवे उपकरण की दोस्तों बात करें तो ये जो ये भिलाई में ये अवस्थित, इसको ये भिलाई में अवस्थित है। इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, एक का दोस्तों 3 हो जाएगा। और दूसरा दोस्तों मोटर वाहन है, मोटर वाहन कहाँ दोस्तों अवस्थित है, मोटर वाहन दोस्तों ये जबलपुर में अवस्थित है, इसको ध्यान दीजिए, इसका 4 हो जाएगा। और पोत निर्माण की दोस्तों बात करती है कोची में अवस्थित है पोत निर्माण। और साइकिल दोस्तों बात करती है लुधियाना में अवस्थित है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसका दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही मार लीजिए 3 4 1 2 इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते वाला प्रश्न है, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो उसमें किस में परिवर्तित कर देते हैं, ये मुक्त नाइट्रोजन में ये परिवर्तित कर देते हैं। अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात करें तो पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा अन्य प्रकार के जीवाणुओं इन नाइट्रेट को पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। और इस प्रक्रिया को डीनाइट्रीकरण भी कहा जाता है, डीनाइट्रीकरण दोस्तों इसे कहा भी जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते वाला प्रश्न है, हवा में परागण को क्या कहते हैं? दोस्तों हवा में परागण दोस्तों ये वायु परागण इसको कहा जाता है, इसको ये मार लीजिएगा, ठीक मार लीजिए। और दोस्तों हवा में होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं। और परागकोश से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र पर परागण को पहुँचने की क्रिया को दोस्तों परागण कहा जाता है। और परागण जल वायु कीट आदि द्वारा होते हैं। और कीट द्वारा दोस्तों परागण को एंटोमोफिली भी कहा जाता है तथा जल द्वारा परागण दोस्तों ये हाइड्रोफिली भी कहा जाता है, हाइड्रोफिली भी कहा जाता है जल द्वारा परागण को। आगे बढ़ते वाला प्रश्न है, युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा आरंभ किया गया। दोस्तों ये किसके द्वारा ये आरंभ किया गया है, ये बात की जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा ये आरंभ की गई है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बात करें और जिसे युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आते हैं ये दोस्तों जिसे दिल्ली पुलिस के द्वारा ये शुरू किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, केफर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों केफर की बात करती है जम्मू और कश्मीर केफर का मुख्य उत्पादक राज्य है। और इसकी प्रमुख दोस्तों और ये जो है जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में ये होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं कर सकता है? दोस्तों बात करें ये जो है ये निफियंदन जो है ये नष्ट नहीं कर सकता, इसको ध्यान रखिएगा। और जल शोधन की निफियंदन प्रणाली में अर्ध पारगम्य झिल्लियाँ कार्बन नैनो ट्यूब द्वारा जल को छान लिया जाता है, इसमें प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव मरते नहीं बल्कि जल से अलग कर दिए जाते हैं। आगे बढ़ते वाला प्रश्न है, NSDL का पूर्ण नाम क्या है? दोस्तों तो NFDL का पूर्ण नाम की दोस्तों बात करें तो ये नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी ये लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड इसका होता है। आगे बढ़ते वाला प्रश्न है, कीट दंश में होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो दोस्तों बात करिए खुजली किसके कारण, ये फॉर्मिक अम्ल के कारण ये होती है, इसका ऑप्शन एक मार लीजिए। और कीट दंश से होने वाली खुजली फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। और मैलिक अम्ल दोस्तों ये सेब में पाया जाता है। और एसिटिक एसिड सिरका तथा अचार में पाया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते वाला प्रश्न है, निम्न हस्तियों में से कौन रंगकर्मी है? अगर उसको बात करें तो बोले कौन इसमें रंगकर्मी है? तो पहला है नसीरुद्दीन शाह, दूसरा है गिरीश कर्नाड, तीसरा है डोली ठाकुर, चौथा है मकरंद देश पांडे। तो इसमें बोल रहा है कौन दोस्तों ये रंगकर्मी है? तो इसमें दोस्तों ये सभी के सभी दोस्तों ये रंगकर्मी है, तो इसका ऑप्शन डी मार लीजिए। अगला
अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में ये अवस्थित है। इसको ध्यान दीजिए, पोर्ट ब्लेयर में ये अवस्थित है। और इसकी प्रमुख पॉइंटों की बात करें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो पोर्ट ब्लेयर है वहाँ जो ये अवस्थित है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, कुछ नहीं में से कुछ का फर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो ये जो है ये द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण के विरुद्ध है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और बात करें कुछ नहीं में से कुछ का फर्जन द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम के विरुद्ध है। और द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यह बताता है कि द्रव्यमान का क्षय नहीं होता है और द्रव्यमान की भी तत्व में एक ही समान बना रहता है, चाहे उसे कितने स्थान भी रखा पड़ जाए, किसी भी स्थान पर रखा जाए। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? दोस्तों बात करती है मेक्सिको से होकर ये नहीं गुजरती है। मेक्सिको के बाद वही केन्या, इंडोनेशिया और ब्राज़ील से होकर ये गुजरती है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, विश्व के इतिहास में पहली बार आपदा कब आई थी? दोस्तों आपदा की बात करती है 6 अगस्त 1945 को ये आपदा आई थी। और दोस्तों बात करें इसके प्रमुख पॉइंटों को, तो अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 दोस्तों ये जापान के हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम गिराया गया था। और तत्पश्चात 9 अगस्त 1945 को नागासाकी परमाणु बम गिराया गया था। और इसलिए विश्व के इतिहास की 6 अगस्त 1945 को ये पहली आपदा मानी जाती है। आगे अगला प्रश्न है, हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? तो बात करती है कर एवं लेखांकन से ये संबंधित है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। और बात करें तो हस्तांतरण मूल्य कर एवं लेखांकन परिविधि है। और हस्तांतरण मूल्य उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को संदर्भित करता है जो कंपनियों के बीच सामान्य नियंत्रण के तहत आदान प्रदान ये की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो अगर दोस्तों बात करें तो इसकी जो है ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कृषि की जाती है। उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। जो है दोस्तों नलकूपों की सर्वाधिक संख्या भी दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में ही है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के फनवादों की भाषा क्या थी? दोस्तों अगर बात करें इसकी फनवादों की भाषा की तो ये पाली भाषा में इसकी फनवाद की गई थी। इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। और महात्मा बुद्ध की फनवादों की भाषा पाली थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश दोस्तों ये सारनाथ में दिया था। इसने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को माना जाता है? तो ये जो है ये प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को ये माना जाता है विश्व एड्स दिवस। और दोस्तों बात करें इसकी प्रमुख पॉइंटों की तो ये 1 दिसंबर को, और वर्ष 2022 में इसका थीम था इक्विलाइज, इसका थीम था इक्विलाइज, इसका थीम था 2022 में। आगे बता प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? तो रक्षा विभाग की दोस्तों बात की जा रही तो इसमें देख लीजिए रक्षा विभाग, दूसरा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, तीसरा है रक्षा उत्पादन विभाग और चौथा है रक्षा वित्त आयोग। इसमें पूछ रहा कौन सा जो है ये रक्षा मंत्रालय के विभाग है। तो देखिएगा दोस्तों इसमें से जो है ये ABC दोस्तों इसमें से ये रक्षा के विभाग ABC इसका हो जाएगा, बाद में इसका D नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र या डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? तो ये चेन्नई में खोला जाएगा। और इसकी प्रमुख दोस्तों बात करती है वर्ष अगस्त 2017 के घोषणा अनुसार चेन्नई शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला भी जाएगा, डिप्लोमेटिक केंद्र। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में ध्यानचंद्र पुरस्कार 2017 में किसे सम्मानित किया गया है? तो फुटबॉल में बात की जाए ध्यानचंद्र पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों सैयद शाहिद हकीम को ये सम्मानित किया गया है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। और वर्ष 2017 में ध्यानचंद पुरस्कार फुटबॉल के लिए सैयद शाहिद हकीम को ये दिया गया है। और वर्ष 2022 में हेतु कुल 4 व्यक्तियों को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें से अश्वनी अकुंजी सी को दिया गया और धर्मवीर सिंह को दिया गया है। और BC सुरेश अनीर बहादुर फुकंज को ये प्रदान किया गया है। तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया दोस्तों किसके द्वारा?
ये लॉयड हार्डिंग के द्वारा दोस्तों ये विभाजन रद्द किया गया था। और इसके प्रमुख पॉइंटों की बात करती है, बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था, और जिसे वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल भी फिर रद्द कर दिया गया था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो ये एस्पिरेटस इसका नाम है। और इसकी प्रमुख दोस्तों बात करती है, जून 2017 में इसरो के रॉकेट PSLV C-38 द्वारा विश्व के सबसे छोटा अंतरिक्ष यान एस्पिरेटस ये प्रक्षेपित किया गया है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार कितने वार्षिक आय से को अनुमानित किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था। इसको ध्यान रखिए, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? दोस्तों फ्रंटियर गांधी की बात की जाती है, खान अब्दुल गफ्फार खान को ये कहा जाता है। इसका ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा। और खान अब्दुल खान गफ्फार को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहा जाता है, और वो पहले गैर भारतीय है जिन्हें भारत रत्न 1987 में ये दिया गया है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये कौन सा करता है? 44वां संविधान संशोधन ये करता है। 44वां संविधान संशोधन ये करता है। और 44वां संविधान संशोधन दोस्तों बात करी थी 1978 में राष्ट्रपति को किसी भी मामले में को पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। और राष्ट्रपति जिस विषय पर पूर्ण अनुमति दे चुके हैं, जैसे धन विधेयक, उस पर पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। आगे अगला प्रश्न है, बोल रहा है फूची 1 और फूची 2 से मिलान की एक तरफ वैधानिक प्रावधान दिया गया है, दूसरी तरफ दोस्तों ये फरोख्त दिया गया है। और दिया गया है, पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया दोस्तों? तो ये USA अमेरिका से ये दिया गया है। इसका दोस्तों 1 का 4 हो जाएगा, तो 1 का ये 4 हो जाएगा। और दूसरी बात है संसदीय सरकार की दोस्तों बात की जा रही है। संसदीय सरकार जो है तो ये दोस्तों ये ब्रिटेन से ली गई है, तो ये ब्रिटेन से ली गई है। और राज्य की नीति निर्देशांक तत्व की दोस्तों बात करें तो ये जो है ये आयरलैंड से दोस्तों ये ली गई है, आयरिश से दोस्तों ये ली गई है। तो इसका 3 हो जाएगा। और दोस्तों बच गई कौन सा? तो केंद्र राज्य संबंध बच गया है, इसका दोस्तों ये कनाडा से लिया गया है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा 4-3-1-2, 4-3-1-2 हो जाएगा। देखिए 4-3-1-2 कहाँ है? तो दोस्तों ये सी पर दिया गया है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा ये। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये राजीव महर्षि को ये किया गया है, राजीव महर्षि किया गया है। और प्रश्नकाल में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि को वर्ष 2017 से 20 तक थे। और वर्तमान में अगस्त 2020 में गिरीश चंद्र मुर्मू को इस पद पर ये नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, सरक्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान के मध्य दोस्तों ये विवाद का कारण बना है, सरक्रिक रेखा। और सरक्रिक क्षेत्र तो विवाद और भारत के बीच किया गया है। और यह दोस्तों ये क्षेत्र है, यह गुजरात की ये क्षेत्र है, गुजरात की ये क्षेत्र है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, किस देश ने वर्ष 2050 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? ये दोस्तों है, ये बात करें तो पहला उसके विकल्प देख लीजिए। पर्यावरण को स्वच्छ और पेरिस समझौते के प्रति प्रतिबद्धता को मूर्त रूप से देने के लिए ये फ्रांस की सरकार ने वर्ष 2040 तक देश के पेट्रोल एवं डीजल कारों की बिक्री पर यह पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। और जो फ्रांस 2050 तक कार्बन तटस्थ बनने की योजना बना रहा है। और ब्रिटेन ने डीजल एवं पेट्रोल वाली कारों को 2040 तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध दोस्तों लगाने की बात की है। डीजल एवं पेट्रोल इस प्रकार दोस्तों इसका ब्रिटेन हो जाएगा, इसका ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया है? तो दोस्तों ये आरंभ ये किया गया है, आरंभ ऐप ये रखरखाव के लिए बनाया गया है। और जुलाई 2017 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने संयुक्त रूप से ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए मोबाइल एप्लीकेशन ये आरंभ कर दिया गया था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल को ये किया गया है, पश्चिम बंगाल इसका दोस्तों हो जाएगा। और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य को UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, ग्लोबल हैंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? दोस्तों ये इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये प्रकाशित किया गया। तो इसका दोस्तों आंसर बी हो जाएगा। और प्रश्नकाल में ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 3 राज्यों से इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कन्फर्ट वर्ल्ड वाइड तथा वेस्ट हंगर हीप के द्वारा दोस्तों ये प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न है, नंगल किसके लिए जाना जाता है? दोस्तों ये जो है ये उर्वरक के लिए जाना जाता है। उर्वरक किसका हो जाएगा? और नंगल जो पंजाब में दोस्तों उर्वरक के लिए जाना जाता है। और भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना की दोस्तों बात करें तो ये सिंदरी में 1951 में लगाया गया था उर्वरक। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात सर्वाधिक रहा है? ये दोस्तों ये तमिलनाडु में सर्वाधिक लिंग अनुपात अधिक रहा है, जिसका भी हो जाएगा। तो बात करें तो लिंग अनुपात या केरल में दोस्तों कितना है? केरल में 1084 है। तमिलनाडु में कि दोस्तों बात करें तमिलनाडु में 996 है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों ये 993 है। और दोस्तों बात करें गोवा के 973 है। और कर्नाटक में दोस्तों भी 973 है। और सिक्किम की दोस्तों बात करती है 890 है। तो इस प्रकार से दोस्तों देखिए केरल तो है नहीं, इसमें तमिलनाडु ही है और तमिलनाडु को इसमें हो जाएगा। तो गोवा कितना हो जाएगा? गोवा 973 हो जाएगा, 973 हो जाएगा। और कर्नाटक दोस्तों ये कितना हो जाएगा? कर्नाटक जो है ये भी दोस्तों 973 हो जाएगा। और सिक्किम दोस्तों ये 890 हो जाएगा। इसका ऑप्शन भी मार लीजिएगा तमिलनाडु। दोस्तों और आज किस का लास्ट प्रश्न है, बोल रही लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किसमें है? दोस्तों बात करती है जो ये इंडोनेशिया में अवस्थित है। इसको ध्यान दीजिए, इंडोनेशिया में अवस्थित है। और दोस्तों लूसी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में अवस्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा कीचड़ ज्वालामुखी है। मुड वोल्केनो दोस्तों ये अवस्थित है कीचड़ ज्वालामुखी। दोस्तों आज हम लोग सेशन में 50 प्रश्न का डिस्कशन किए हैं और वॉल्यूम 1 से दोस्तों कुल 15 सेट दिए गए थे। आज हम लोग लास्ट सेशन को देख रहे थे, तो फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन का इंतजार करेंगे, नेक्स्ट वॉल्यूम का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।